In my view, the country is at the moment bankrupt. महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। एक दिन में अवाम को 2 झटके, हुकूमत ने बिजली के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया। इस वक्त मुल्क में 2 तरह के सियासतदान हैं। एक वो जो 2018 की तरह 2023 में भी फैज़याब होना चाहते हैं और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मेरी कौम अपनी आजादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वो सियासतदान हैं जो फैज़ के फैज़ से डरते हैं और चाहते हैं कि नवंबर में फैज़ को फैज़याब होने से रोका जाए, और ये भी अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आते हैं। जिना एवेन्यू में आके पता चला कि आपके साथ लोग मुसल्ला हैं। आपके साथ तो मुसल्ला लोग जब आप स्वाबी में थे जलसे में, उसकी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। आपके सामने लोग असला लेके खड़े हैं, उस वक्त आपको असला नजर नहीं आया। अब इस सारी पावर पॉलिटिक्स का नुकसान ये हुआ है कि डॉलर और पेट्रोल सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और फखर जमान के रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब हैं। सो आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के कुछ इंडिकेटर्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है, और ये भी अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। सो सबसे पहले इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ, क्योंकि मैंने इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई किया है, तो हो सकता है कि ये 100% टेक्निकली एक्यूरेट ना हो, लेकिन एक आम आदमी के समझने के लिए ये ठीक है। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन रिजर्व्स की। जिस तरह एक इंसान अपने कुछ पैसे सेव रखता है ताकि वो मुश्किल वक्त में उनको इस्तेमाल कर सके, इसी तरह हर मुल्क का एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें वो मुल्क अपने पैसे जमा रखता है ताकि वो उन पैसों से इंपोर्ट कर सके, अपने कर्जे वापस कर सके, और खुदा न खास्ता अगर जंग हो जाए तो उस सूरत में वो उन पैसों को इस्तेमाल कर सके। अब मुल्क जब भी इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट डॉलर्स में करना होती है, और ये डॉलर में ही क्यों करना होती है ये टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है, हम किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली क्योंकि आपने डॉलर में पेमेंट करनी होती है तो मुल्क जो अपने पैसे सेव करते हैं वो भी डॉलर्स में ही करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के सेविंग अकाउंट में पैसे ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल फील करेगा और वहां पे इन्वेस्टर्स का एतमाद भी ज्यादा होगा, और जिस मुल्क के सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं होंगे वो ज्यादा स्टेबल फील नहीं करेगा और वहां पे इन्वेस्टर्स का एतमाद भी कम होगा। आपने हाल ही में श्रीलंका को डिफॉल्ट होते हुए देखा, उसकी वजह ये थी कि उनके पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए थे, यानी उनका जो सेविंग अकाउंट था वो खाली हो गया था और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बाहर से चीजें मंगवा सकें, और इसी वजह से वो डिफॉल्ट हो गया। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 10.3 बिलियन डॉलर मौजूद हैं, जिनमें से 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने रखवाए हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह 2 बिलियन डॉलर चाइना ने भी रखवाए हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के पास बाकी 5 से 6 बिलियन डॉलर बच जाते हैं, जो कि तकरीबन 1.5 महीने की इंपोर्ट का बिल है। अभी चूंकि पाकिस्तान ने IMF के साथ अपना मुआहदा रीन्यू कर लिया है तो पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट होने का खतरा था वो तकरीबन टल गया है, लेकिन जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात हैं वो अभी ख़त्म होती नज़र नहीं आती। अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया के साथ तो इंडिया के पास तकरीबन 600 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं और बांग्लादेश के पास इस वक्त 75 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं GDP के बारे में। GDP को अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो पूरा पाकिस्तान एक साल के अंदर जितने भी पैसे कमाता है उन सबको अगर हम जमा कर दें तो वो पाकिस्तान की GDP बन जाएगी। अगर हम पाकिस्तान की GDP मिक्स की बात करें तो तकरीबन 54% हिस्सा इसमें सर्विसेज का है, 24% एग्रीकल्चर का और 18% इंडस्ट्री का है। अगर हम GDP के नंबर्स की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान की GDP 315 बिलियन डॉलर थी, लेकिन अभी पाकिस्तान की GDP श्रिंक हो रही है, तो अभी पाकिस्तान की GDP तकरीबन 260-270 बिलियन डॉलर के आसपास है। अभी हमने GDP को डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं GDP ग्रोथ की। जिस तरह एक इंसान की कमाई में एक साल में कमी या इजाफा होता है, इसी तरह मुल्कों की कमाई में भी कमी या इजाफा हो सकता है, और इसी को ही GDP ग्रोथ कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो तो फिर बड़ी खतरनाक बात है। 2020 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ भी नेगेटिव में चली गई थी। उसकी एक वजह तो पेंडेमिक भी थी, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट भी थी, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 5.67% थी, लेकिन उसके बाद कम होती रही और 2020 में नेगेटिव भी हुई। लेकिन अब पाकिस्तान की GDP ग्रोथ दोबारा पॉजिटिव हो गई है और कुछ 4-5% के हिसाब से ग्रो कर रही है। GDP ग्रोथ को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं सियासतदानों के फेवरेट टॉपिक की, यानी कर्जे। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कर्जे क्यों लिए जाते हैं, नहीं पता? छोटी बच्ची हो क्या?
सो अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 53.5 खरब रुपए का कर्जा है। क्योंकि पाकिस्तान में सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कर्जों का इल्जाम लगाते रहते हैं, तो मैंने कहा आपके लिए इसको जरा ना मैं डी कोड कर देता हूँ। सो हियर वी गो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 5 सालों में पाकिस्तान के कर्जे में 8 खरब रुपए का इजाफा किया। मुस्लिम लीग नून ने 10 खरब रुपए का इजाफा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में 19.5 खरब रुपए का इजाफा किया। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग ने 10 सालों में जितना कर्जे में इजाफा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में उससे ज्यादा इजाफा किया है। हालांकि खान साहब कंटेनर पर कर्जों के बड़ा खिलाफ थे, मगर जब वो गवर्नमेंट में आए तो उनकी परफॉर्मेंस काफी मायूस कुन थी। अब डेफिनेटली अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी वो इससे ज्यादा कर्जे लेगी, अनटिल अनलेस कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी चेंजेस ना कर लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। अगर हम लेटेस्ट डेटा को देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई या इन्फ्लेशन जो है वो 13.8% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सो अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो बहुत से ऐसे स्टेबल मुल्क हैं जहाँ पे महंगाई पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। जैसे हम तुर्की की बात करें तो तुर्की में इस वक्त 60% इन्फ्लेशन है, जो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम देखें तो वेनेजुएला तो वैसे कोलैप्स कर गया था, तो उसमें अब महंगाई की जो शरह है या इन्फ्लेशन है वो 500% है। इसी तरह इराक में 250% है और यमन में कुछ 60% है। अगर हम ईरान और रूस को देखें तो वहाँ पर भी महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की। ट्रेड डेफिसिट का सादा सा मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो फ़र्क है उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर आप अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाकर बाहर भेज रहे हैं और बाहर से चीज़ें कम मंगवा रहे हैं फिर तो गुड है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं और अपने मुल्क से बहुत कम चीज़ें बनाकर बाहर बेच रहे हैं तो फिर मसला है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फिस्कल ईयर 2022 के पहले 11 महीनों में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 43.3 बिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। फिस्कल ईयर 2022 के पहले 11 महीनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तकरीबन 28.8 बिलियन डॉलर की हैं, लेकिन इंपोर्ट्स 72.1 बिलियन डॉलर की हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो डेफिनेटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, और इस साल के पहले 11 महीनों में, फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 18 बिलियन डॉलर का हम पेट्रोल खरीद चुके हैं और इस साल के एंड तक तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का पेट्रोल हो जाएगा। अगर हम चाइना की बात करें तो 2010 में हम 1.2 बिलियन डॉलर की चीज़ें चाइना में भेज रहे थे और वहाँ से 2 बिलियन डॉलर की चीज़ें मंगवा रहे थे, लेकिन 2021 में हमने 3.2 बिलियन डॉलर की चीज़ें चाइना को भेजी हैं और वहाँ से 13.3 बिलियन डॉलर की चीज़ें मंगवाई हैं। वैसे पाकिस्तानी चाइना से इतने ज़्यादा पैसों का क्या मंगवा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सियासतदानों के एक और फेवरेट टॉपिक यानी करप्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की। 2018 में पाकिस्तान का जो रैंक था वो 117 पे था, 2019 में 120 पे था और 2020 में 124 पे था, मगर 2021 में पाकिस्तान का रैंक 140 पे पहुंच गया। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ करप्शन जो है मुसलसल बढ़ रही है बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब मुझे पता है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट होती है वो क्वांटिटेटिव नहीं होती बल्कि परसेप्शन पे बेस्ड होती है। अब होता कुछ यूं है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लोगों से सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कभी सरकारी दफ्तर में रिश्वत देना पड़ी है। बहुत ज्यादा लोगों से सवाल करते हैं, उनका डाटा बनाते हैं, डाटा के बेस पे कंट्री को रैंक कर देते हैं। लेकिन अगर खान साहब इस रिपोर्ट को अपने जलसों में इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हम भी अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। खान साहब के हक में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है वो ये होता है कि एटलीस्ट खान साहब खुद तो करप्ट नहीं है ना, उनकी टीम करप्ट है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि उनके करप्शन मॉडल में और नून लीग और पीपी के करप्शन मॉडल में थोड़ा फर्क है। नून लीग और पीपीपी खुद अपने जलसों को फंड करते हैं, अपनी रिलीज निकालते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, खुद पैसा लगाते हैं और करप्शन भी खुद कर लेते हैं। लेकिन खान साहब के केस में ये हुआ कि खान साहब के पास एटीएम्स से अलीम खान, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार वगैरह, उन्होंने जलसे फंड किए, उन्होंने सारे पैसे लगाए और जब करप्शन करने की बारी आई तो करप्शन भी उन्होंने कर ली। आटा और चीनी का स्कैंडल आपके सामने है। सो खान साहब के जो करप्शन का मॉडल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन खान साहब और उनकी जमात के ऊपर और भी बहुत से करप्शन केसेस हैं और इतने ज्यादा हैं कि मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि ज़बान इतने ज्यादा याद नहीं रहते, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पीटीआई के ऊपर जो सबसे संगीन किस्म का केस है वो है फॉरेन फंडिंग केस। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया वो दिन पीटीआई के लिए नाइटमेयर होगा, ये आप लिख लें। उसके बाद आप देख लें तोशाखाना केस है, फिर एक हीरो वाली जो ऑडियो अमल रियाज के साथ वो लीक हो गई है, फिर हेलीकॉप्टर केस है, फिर इन्होंने बनिंगाला जो था वो भी रेगुलराइज करवा लिया था, फिर इन्होंने केपीके में ये किया कि इन्होंने एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया, वहाँ पे ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर आप फरागोगी वाला केस देख लें। पीटीआई के दौर में ही जो एक और बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था वो था रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल।
पीटीआई ने बेसिकली रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से 50 इन्फ्लुएंशियल लोगों और कुछ प्रॉपर्टी डीलरों की जमीन अब रिंग रोड के ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी जमीनों की कीमत तो बढ़ गई थी, मगर चूंकि इन्होंने रोड की अलाइनमेंट चेंज कर दी थी, इसलिए जो रिंग रोड की कॉस्ट थी उसमें 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया था, जो कि डेफिनेटली हमारी जेबों से जाना था। सो नो इश्यूज। सो अब आते हैं हम असल सवाल की जानब, क्या पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट करने जा रहा है। इन सारे नंबर्स को एनालाइज करने के बाद मेरा जवाब है नहीं। पाकिस्तान के पास चाइना है, मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्क हैं और फिर IMF भी है। सो इन जगहों से कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे और पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं वो भी ख़त्म नहीं होंगी और आवाम की हालत इसी तरह टाइट से टाइट होती रहेगी। सो बेहतर यही है कि आप अपना कुछ सोच लें। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद सकता और उसकी वजूहात क्या हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।